की गई। तेल अवीव में भयंकर नुकसान हुआ है इससे, और तेल अवीव में कई रिहायशी इलाकों तक इसकी लपटें पहुंची हैं। और तो और सऊदी अरब में भी ईरान की तरफ से किए गए हमले के चलते एक भारतीय नागरिक की मौत इस हमले में हुई है और 12 बांग्लादेशी नागरिकों को चोट आई है। राहत और बचाव कार्य भी वहां पर किया जा रहा है। भारत भी अब इस युद्ध से अछूता नहीं है। जान गंवाने वालों में एक और भारतीय का नाम शामिल हो गया है। और मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान अभी यहां रुकने वाला नहीं है। ईरान ने माफी मांगते हुए खाड़ी देशों पर, जिसमें यूएई या सऊदी अरब, ये वो खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज जहां पर हमले जारी हैं, और खबर यह भी है कि इजराइल या अमेरिका के बेसिस से ज्यादा हमले खाड़ी देशों में हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, बात करेंगे इस पर भी। इस्लामिक रिपब्लिक के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की पहले बात करते हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। कुछ घंटों के बाद ही नाम सामने आ गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा, बताते हैं। दरअसल मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया और इजराइल की तरफ से मिसाइलों की एक और बौछार का जवाब यहां पर मुज्तबा खामेनेई ने कुर्सी संभालते ही दिया। आपको बता दें कि IRIB ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह कहा कि ईरान ने अयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व वाले कब्जे वाले इलाकों की तरफ मिसाइलों की पहली लहर दागी। अभी चल रही जंग के दौरान खाड़ी क्षेत्र की तरफ ज्यादा मिसाइलें दागी जा रही हैं। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE कहते हैं, बहरीन, कुवैत ने जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च तक इन खाड़ी देशों पर दागी गई मिसाइलों की संख्या 550 से ज्यादा है। ओमान ने अपने यहां मिसाइलों और ड्रोन से हमले की संख्या नहीं बताई है, जबकि दूसरी तरफ वॉशिंगटन और इजराइल ने ईरान पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने खाड़ी देशों पर इन हमलों के लिए माफी मांगी और कहा, वादा किया कि अगर उनकी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा तो ईरान उन पर हमला नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सैनिक वहां जाकर के ईरान के यूरेनियम को कब्जा सकते हैं जो कहा। उनके बयानों की यदि बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में घुस करके हमारे सैनिक यूरेनियम पर कब्जा कर सकते हैं। ये यूरेनियम रिएक्टर ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। क्या ये यूरेनियम कब्जा करने के लिए सब कुछ कर रहा है अमेरिका? देखिए, यूरेनियम जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ईरान इसका इस्तेमाल ऐसा कर सकता है, तो इस बात के भय से, और साथ ही क्योंकि यूरेनियम जिस देश के पास होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो ऊर्जा के लिए करे चाहे वो हथियारों को बनाने के लिए करे। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान का नया सर्वोच्च नेता हमसे मंजूरी लेगा। अगर कोई बिना मंजूरी के खामेनेई के बाद सुप्रीम लीडर बनता है तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल बाद वापस ईरान न जाना पड़े, क्योंकि जब तक कोई मुझ जैसा राष्ट्रपति नहीं होगा वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। यानी ये बात जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात भी है और हैरानी की भी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम लीडर बनाने की मंजूरी दे सकते हैं जो पुराने शासन से जुड़ा रहा हो। ट्रंप का कहना यह है कि एक अच्छा नेता वो चुनना चाहते हैं और उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पर वो अपने सैनिक उतार करके ऐसा कर पाने में कामयाब होंगे। तो आपको बता दूं कि रूस लगातार इंटेल से ईरान की मदद कर रहा है, ये बताने के लिए कि ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने की योजना किस तरह से होगी, किन जगहों से वो घुसने की कोशिश करेंगे। और ग्राउंड पर लड़ने के लिए ईरान के लड़ाके तैयार हैं। प्रॉक्सीज का भी पूरा समर्थन इस वक्त ईरान को है ही, और ग्राउंड पर लड़ने की तो इनकी ट्रेनिंग होती ही है। अमेरिकी सैनिकों से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ग्राउंड पर लड़ पाएंगे, ये बात हर किसी को पता है। हालांकि ये क्या अमेरिका ऐसी गलती करेगा, अपने सैनिक जैसा कि अब तक वो कई देशों में भेजता आया है, क्या वो ईरान में भी ऐसे ही अपने सैनिक भेजेगा? इससे पहले मुज्तबा खामेनेई ऑफिशियल इवेंट्स में जब मौजूद रहते थे तो उनकी उतनी भूमिका नहीं थी, क्योंकि तब अयतुल्ला अली खामेनेई लीडर हुआ करते थे। लेकिन अब मुज्तबा खामेनेई को ये जिम्मेदारी दे दी गई है और अब उनकी पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के सामने ज़रूरत पड़ेगी। और 56 साल की उम्र में अब तक 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद एक्सपर्ट्स की असेंबली द्वारा चुने गए दूसरे सुप्रीम लीडर वो बन गए हैं। लेकिन चलते चलते ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर कौन हैं मुज्तबा खामेनेई, जिनका जन्म 8 सितंबर
1969 को ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ, और जो एक बड़ा धार्मिक केंद्र भी है ईरान का। अयतुल्ला अली खामेनेई के 6 बच्चों में से वो एक हैं, जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर काम किया। मुज्तबा ने धीरे धीरे पॉलिटिकल और मौलवी संगठनों में अपना असर भी बनाया। मुज्तबा खामेनेई ने पवित्र शहर कोम में इस्लामिक माइथोलॉजी की पढ़ाई की, और ईरान में शिया धार्मिक स्कॉलरशिप का सबसे अहम सेंटर भी, और बाद में उन्होंने वहाँ पर धार्मिक पढ़ाई की और हुज्जत अल इस्लाम का पादरी रैंक भी उन्होंने हासिल किया। उनके पिता अयतुल्ला रैंक के नीचे का एक मिड लेवल का टाइटल है, जो पादरी होने के साथ साथ उनके परिवार का एक सैयद होना, जो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। उन्होंने ईरान के पादरी वर्ग में उनके धार्मिक साख को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के घातक हमलों के बीच ये निर्णय लिया गया कि मुज्तबा खामेनेई ही अब सुप्रीम लीडर होंगे। लेकिन सुप्रीम लीडर बनते ही क्या कुछ हो रहा है, क्या निर्देश आए हैं मुज्तबा खामेनेई की तरफ से, आगे इस पर भी बात करेंगे। दरअसल घातक हमलों का दौर तो शुरू हो ही गया है। दुनिया की निगाहें अब टिकी हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद। कई वरिष्ठ मंत्रियों की मौत के बाद ऐसा लगा कि ईरान कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन इसके बाद ईरानी सेना की चेतावनी के बाद शुरू हुए इन हमलों ने यह दिखा दिया कि अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये लड़ाई, ये महायुद्ध किसी ऑल आउट ऑपरेशन से कम नहीं है। दरअसल गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इजरायल पर ईरान के मिसाइल्स के द्वारा जबरदस्त तबाही मचाई गई। दरअसल सोमवार को अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों को क्रैश किए जाने की भी खबर सामने आई थी, और इससे पहले शनिवार रविवार को इजरायल के कई शहरों में तबाही के मंजर सामने आए। ईरान के हमलों से क्षति के बारे में आधिकारिक रूप से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ईरानी दावों के अनुसार अमेरिका इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों के हमलों से मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मची हुई है। ईरान के मिसाइलों ने कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम सहित इजरायल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया है। बीते कुछ सालों में ईरान ने हर तरह की मिसाइल तकनीक पर जबरदस्त काम किया। सबसे ज्यादा चर्चा फतेह 2 नाम की एक मिसाइल की हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वही ये मिसाइल है जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डों को खूब नुकसान पहुंचाया, और ये एक बैलिस्टिक और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये फायर होने के बाद सबसे पहले वायुमंडल में काफी ऊंचाई पर जाती है, जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है। वहां पहुंचने के बाद इनका बूस्टर बंद हो जाता है। इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ आना शुरू करती है, जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। फिर ये वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर अपने टारगेट पर अटैक करती है, और इसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। शॉर्ट रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर से कम रेंज की मिसाइलों वाला शॉर्ट रेंज होता है। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। दरअसल मीडियम रेंज की मिसाइलों की अगर बात करें तो 1000 से 3000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता होती है। इन्हें थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। तो वहीं इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइलों में 3000 से 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है, जबकि लॉन्ग रेंज की मिसाइलों में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी के टारगेट को कवर करने या हिट करने की क्षमता होती है, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कहा जाता है। फतह शब्द को देखें, फारसी में इसका मतलब होता है विजेता, यानी फतह करने वाला, जीत हासिल करने वाला। बीते कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिसाइल की तकनीक पर काफी मेहनत की है, और फतह 2 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी जो रफ्तार है मैक 5, जो कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो सकती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV वॉरहेड से लैस होता है, और ये खास टेक्निक है जिसमें मिसाइल ग्लाइड यानी ऊपर लगे पंखों को मूव कर सकती है, और उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी ये बदल सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर ऐसा कर पाना इस मिसाइल को अचूक बनाता है, क्योंकि ऐसा करने से एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। शायद इसीलिए आयरन डोम और थार्ड जैसे मजबूत तंत्र को ईरान ध्वस्त करने में कामयाब रहा। हालांकि ये ईंधन के तौर पर एक
लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है, जिसमें 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड फ्यूल इसे लॉन्च के बाद पृथ्वी से वायुमंडल के बाहर ले जाता है और इसके बाद जब ये टारगेट की ओर बढ़ती है तो इसका लिक्विड फ्यूल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस कारण से ये हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच जाती है। और दावा यह है कि ये मैक 15 की रफ्तार तक जा सकती है। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं। ईरान के इस मिसाइल ने हालिया जंग में अमेरिका और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हाइपरसोनिक होने के चलते इसे अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स अब तक रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या अब मुज्तबा खामेनेई को डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू रोक पाएंगे? यह भी देखने का विषय होगा। और साथ ही अब भारत की संसद में भी इस विषय को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना आधिकारिक बयान देंगे और भारत का क्या रुख है इस युद्ध को लेकर वो स्पष्ट करेंगे। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतजार। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।